सपना एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी। 4 महीने पहले उसकी एंगेजमेंट हो गई थी। उसकी शादी एक मिडिल क्लास परिवार में हो रही थी। उस लड़के का नाम राजीव था। सपना अपनी शादी से बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। वह अपनी शादी के सुहाने सपने सजाने लगी थी। वह अपनी शादी से बहुत खुश थी। इतनी ज्यादा खुश थी कि अपनी शादी की खूब सारी शॉपिंग में लगी हुई थी। सपना के माता पिता उसकी शादी धूमधाम से करना चाहते थे। उसकी पूरी फैमिली भी उसकी शादी से बहुत खुश थी। सपना को अपनी शादी के लिए पार्लर से तैयार होना था, इसलिए शादी के कपड़े ससुराल से उसके पहले से ही आ गए थे। बेड पर उसकी शादी का रेड कलर का लहंगा रखा हुआ था। सपना ने अपनी मम्मी से खुश होते हुए कहा, माँ, यह लहंगा कौन लाया है? वह लहंगा बहुत खूबसूरत लग रहा था। वह गोल्डन कलर का लहंगा था। सपना की माँ ने कहा, बेटी, यह तुम्हारी ससुराल से आया है। उसकी माँ ने बताया तो सपना की आंखें खुशी से नाचने लगी थीं। इतने प्यारे कपड़े और इतनी प्यारी चूड़ियां देखकर वह बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। सपना ने अपनी माँ से कहा, माँ, कपड़े तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन चूड़ियां मुझे कुछ पसंद नहीं आई हैं। चूड़ियां ज्यादा अच्छी नहीं हैं। यह सुनकर सपना की माँ कहने लगी, बेटी, किस्मत का शुक्र अदा करो कि तुम्हें इतनी अच्छी ससुराल मिली है, वरना तो बहुत सी लड़कियों को तो अच्छा सामान भी नहीं मिल पाता है। सपना की माँ कहने लगी, तुम्हारे ससुराल के लोग भी बहुत अच्छे हैं। सारे रिश्तेदारों ने मिलकर तुम्हारी शादी के सारे इंतजाम करवा दिए, वरना सपना की माँ तो इतनी ज्यादा गरीब औरत थी कि उसके लिए कभी कुछ कर ही नहीं पाई थी। उसकी माँ ने उसकी शादी का सामान और उसकी शादी के कपड़े सभी बहुत मेहनत से इकट्ठा किए थे। सपना की शादी अच्छे परिवार में हो रही थी, इसलिए उसकी माँ ने जैसे तैसे उसकी शादी अच्छे से करने की कोशिश की। सपना की शादी के सारे इंतजाम हो चुके थे और शादी भी एक अच्छे परिवार में हो रही थी। वह अपनी शादी में सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वह पार्लर में तैयार हुई थी और इसलिए सपना ने पैसे भी इकट्ठे किए थे, क्योंकि यह उसकी एक चाहत थी और यह तो हर लड़की की चाहत होती है कि वह अपनी शादी पर सबसे ज्यादा खूबसूरत लगे। फिलहाल उसकी शादी होने का वक्त भी आ गया था। वह पार्लर से तैयार होकर शादी वाले हॉल में पहुंच चुकी थी और वह बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके ससुराल में सिर्फ 3 लोग ही थे, उसके पति, उसकी सास और उसका देवर। सपना के ससुर की मौत तो पहले ही हो चुकी थी और सपना के अपने परिवार में भी उसके पिताजी नहीं थे। सपना के पड़ोस में रहने वाले एक अंकल जी ने यह रिश्ता करवाया था। लड़का उनकी बहन का बेटा था। सभी लोग उसके ससुराल की बहुत तारीफ कर रहे थे और सबसे ज्यादा तारीफ तो उसके पति की होती थी। लोग कहते थे, तुम्हारा होने वाला पति बहुत समझदार और पढ़ा लिखा लड़का है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा, तुम हमेशा उसके घर में रानी बनकर रहोगी। सपना अपने ससुराल के बारे में सोच सोचकर बहुत खुश होती थी, क्योंकि वह इस गरीबी भरी जिंदगी से बोर हो रही थी। आखिर इस गरीबी भरी जिंदगी में रखा ही क्या था? रिश्तेदार भी तो तब तक ही थे जब तक आपके पास पैसा होता है। सपना की माँ ने उसे अकेले ही पालकर बड़ा किया था। जब वह 6 साल की थी तभी उसके पिताजी की मौत हो गई थी। उस टाइम वह छोटी थी। सपना की माँ ने सिलाई करके उसे पाला था और बड़ी मुश्किल से पढ़ाया था। उनका सिलाई का काम काफी अच्छा था, तो उन्हें ठीक ठाक काम मिल जाया करता था। सपना के घर में सिर्फ वह, उसकी माँ और एक छोटा भाई ही था। सपना के पिता के मरने के बाद उसकी माँ ने दोबारा शादी नहीं की थी, क्योंकि उनको हमेशा सपना और उसके भाई की परवरिश की फिक्र लगी रहती थी। उसकी माँ का कहना था कि वह अपनी बेटी की शादी जल्द से जल्द कर देंगी, इसलिए सपना के जवान होते ही उसकी माँ ने उसके लिए रिश्ते तलाश करने शुरू कर दिए थे। उसके पिताजी के मरने के बाद सपना की माँ के मायके वालों और उनके ससुराल वालों में से किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया था। उसकी माँ ने जो किया था वह खुद अपनी मेहनत की कमाई से किया था। यहाँ तक कि मुसीबत के टाइम पर भी किसी ने मदद नहीं की थी। तभी तो सपना की माँ चाहती थी कि वह जल्द से जल्द अपनी बेटी की शादी कर दे।
ताकि ऐसा न हो कि कभी जिंदगी उन्हें भी धोखा दे जाए और उनकी बेटी इस दुनिया में लावारिस रह जाए। सपना की माँ उसे बहुत प्यार किया करती थी। उन्होंने उसकी खुशी की खातिर बहुत कुछ किया था। हर तरफ से नाउम्मीद होकर भी वह लोग हमेशा एक दूसरे का सहारा बने थे। सपना ने सिर्फ 12वीं तक की शिक्षा हासिल की थी, क्योंकि उसे पढ़ाई में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। अगर उसे पढ़ाई में इंटरेस्ट होता तो उसकी माँ और भी ज्यादा मेहनत करके उसे और पढ़ा सकती थी, लेकिन उसने ही अपनी माँ से आगे पढ़ने के लिए मना कर दिया था। और फिर सपना की माँ की तबीयत किसी न किसी दिन बहुत खराब हो जाती थी। स्कूल करने के बाद ही उसने पढ़ाई को टाटा बाय बाय कह दिया था और फिर घर चलाने के लिए सपना अपनी माँ की हेल्प करने लगी थी। उसे भी सिलाई बहुत अच्छी आती थी, इसलिए उसने भी लोगों के कपड़े सिलना शुरू कर दिए और इसी तरह वह भी पैसे कमाने लगी थी। वह कपड़े सीने में बहुत ज्यादा परफेक्ट थी, इसलिए कम टाइम में ही बहुत जल्दी उसके पास ज्यादा कपड़े सिलने आने लगे थे और वह और उसकी माँ दोनों लोग खूब सिलाई का काम करने लगे और धीरे धीरे सपना के पास काफी सारी रकम भी जमा होने लगी थी और ज्यादा से ज्यादा लोग उसके पास कपड़े सिलाई करवाने के लिए लाते थे और इसी तरह से उन लोगों की गुजर-बसर अच्छे तरीके से होने लगी थी और उसके भाई की पढ़ाई भी ठीक चल रही थी। उसका भाई अब 10वीं में आ गया था। इसी तरह जिंदगी गुजारते हुए उसे लगभग 3 साल हो गए थे। अब सपना 23 साल की हो गई थी और सपना की माँ जल्द से जल्द अपनी बेटी को विदा कर देना चाहती थीं। सपना के रिश्तेदार उससे कोई भी मतलब नहीं रखते थे, इसलिए उसके लिए रिश्ते ढूंढने में बहुत दिक्कत हो रही थी और उसकी माँ चाहती थी कि उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता, अच्छा परिवार मिल जाए। तभी जब पड़ोस वाले अंकल ने कहा कि उनकी बहन का बेटा है, उनका परिवार अच्छा है, तो सपना की माँ ने उसकी जल्द से जल्द शादी तय कर दी। लड़के वाले सपना को पहली नज़र में ही पसंद करके गए थे और उसकी शादी की तारीख भी फिक्स हो गई थी। उसकी माँ को उसके दहेज की भी ज्यादा फिक्र नहीं थी, क्योंकि उसके ससुराल वालों ने दहेज लेने से साफ मना कर दिया था। सपना यह सोचकर बहुत खुश थी कि आज के समय में ऐसे लोग बहुत कम ही हैं जो दहेज के लिए मना कर दें। लेकिन फिर भी उसकी माँ के पास जो थोड़ा बहुत सामान जुड़ा हुआ रखा था वह उसे दे दिया था और अब सपना और सपना की माँ बिल्कुल बेफिक्र थीं और दिन खुशी खुशी जल्दी जल्दी गुजर रहे थे। देखते ही देखते सपना की शादी का दिन करीब आ गया। उसके रिश्तेदारों ने तो कभी भी उसके पूरे वक्त में साथ नहीं दिया था, इसलिए उसकी माँ ने रिश्तेदारों को शादी में नहीं बुलाया था। सिर्फ आस पड़ोस के लोगों को ही उसकी शादी में बुला लिया गया था। उसके ससुराल वालों ने उनकी गरीबी देखते हुए उनकी माँ से हर बड़े खर्च को करने के लिए मना कर दिया था, लेकिन फिर भी सपना की माँ से जितनी कोशिश हो सकी उन्होंने उसकी शादी का अच्छा इंतजाम किया और शादी को धूमधाम से करने की कोशिश की थी। लड़के वाले टाइम पर बारात लेकर शादी के हॉल में पहुंच गए थे। फिर सपना की शादी हो गई। सपना ने अपने होने वाले पति को सिर्फ एक बार फोटो में ही देखा था। वह बहुत स्मार्ट और पढ़ा लिखा था। सपना भी बहुत खूबसूरत थी। उसे पता था कि कोई भी लड़का उसे पहली नज़र में ही पसंद कर लेगा। शादी की सारी रात खूब धूमधाम रही। सारे मेहमानों ने खाना खा लिया और फिर उसके बाद विदाई की रस्म की गई। सपना विदा होकर अपने ससुराल पहुंच गई। सबसे पहले उसे उसकी सास के कमरे में बिठाया गया और मुंह दिखाई की रस्म की गई। सपना काफी थक चुकी थी। मुंह दिखाई की रस्म के बाद उसकी सास उसे उसके कमरे में लेकर चली गई। कमरे को चारों तरफ से फूलों से सजाया गया था और सेज भी फूलों से हुई थी। उसकी सास ने उसे बेड पर बैठने के लिए कहा और उसके लहंगे को चारों तरफ से फैला दिया। वह बिल्कुल एक हीरोइन की तरह लग रही थी और उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट जाग रही थी। सपना अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी। इंतजार धीरे धीरे लंबा ही होता चला जा रहा था। उसे बेड पर बैठे हुए 2 घंटे बीत चुके थे। उसका पति कमरे में आने का नाम ही नहीं ले रहा था।
उसे एक बात की बड़ी हैरत हो रही थी कि जब से उसकी शादी हुई थी, उसने अपने पति को थोड़ा सा भी बोलते हुए या उससे बात करते हुए नहीं देखा था। यहाँ तक कि वह अपने पति की अभी तक आवाज़ भी नहीं सुन पाई थी। इसी तरह बैठे बैठे लगभग उसे 2-3 घंटे गुजर गए थे और उसकी आंख लग गई। फिर वह वहीं बिस्तर पर टेक लगाकर थोड़ी देर के लिए सो गई। अचानक जब उसकी आंख खुली तो तब भी उसका पति कमरे में मौजूद नहीं था और वह आंखें बंद करके कुछ सोचने लगी थी। न जाने कितनी देर हो गई थी कि अचानक दरवाजे पर आहट की आवाज से उसने अपनी आंखें खोल दीं। कमरे में चारों तरफ देखा तो उसे कमरे में कोई भी नजर नहीं आया, जिस पर उसे बड़ी हैरत हो रही थी। जैसे ही उसने नजर दरवाजे की तरफ दौड़ाई, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आया, क्योंकि कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। सपना यह सोचकर बहुत हैरान थी कि आखिर कमरे की लाइट किसने बंद कर दी। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई कमरे के अंदर आया है। कमरे के अंदर जो व्यक्ति आया था, उसने सपना को सख्त हिदायत दी, कमरे की लाइट न जलाई जाए, क्योंकि उसे फूलों से सजी हुई चीजों से घबराहट होती है और वह नहीं चाहता कि उसकी पहली रात खराब हो। सपना अपने पति की यह बात सुनकर बहुत हैरान हुई, लेकिन वह शादी की पहली रात अपने पति को नाराज नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने कमरे की लाइट नहीं जलाई। उसके बाद वह आदमी सपना के करीब आकर बैठ गया और सपना का घूंघट उठाया। उसके बाद धीरे धीरे वह सपना को प्यार करने लगा। सपना बहुत ज्यादा खुश हो रही थी, यह सोच सोचकर कि उसे कितना प्यार करने वाला पति मिला है। उसके बाद सपना अपने पति के साथ उसके प्यार में खो गई। उसका पति उसे बहुत प्यार कर रहा था और सपना बहुत खुश हो रही थी। इसी तरह से प्यार में पूरी रात गुजर गई। सुबह जब सपना की आंख खुली तो कमरे में उसका पति मौजूद नहीं था। सपना को लगा कि शायद वह जल्दी उठ गया, इसलिए बाहर चला गया होगा। सपना ने उठकर जल्दी से नहाया धोया और अच्छे से नई दुल्हन की तरह तैयार होकर बाहर आ गई। बाहर डाइनिंग टेबल पर सपना के पति और उसका देवर बैठा हुआ था। सपना का पति सपना की तरफ देख भी नहीं रहा था। यह देखकर सपना को बहुत अजीब लगा। वहीं उसका देवर सपना को घूर घूर के देखे जा रहा था। सपना यही सोच रही थी कि जो उसका पति है वह उसकी तरफ नजर भी उठाकर नहीं देख रहा, और एक यह देवर है जो घूर घूर के ऐसा लग रहा है उसे खा ही जाएगा। उसके बाद सपना की सास सपना को किचन में लेकर गईं और सपना ने शादी के बाद पहली बार अपनी ससुराल की रसोई में सभी घरवालों के लिए खाना बनाया और सबने सपना के हाथ का बना हुआ खाना खाया। सपना के हाथ का बना हुआ खाना खाकर सबको बहुत मजा आया। सबने सपना की खूब तारीफ की, लेकिन सपना का पति कुछ भी नहीं बोला और उसने ज्यादा कुछ खाया भी नहीं। सपना जब अपने पति से बात करने के लिए उसके करीब आई तो वह वहां से उठकर जाने लगा। सपना ने उससे पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? तो वह बोला, मेरा ऑफिस है, मुझे ज्यादा दिन की छुट्टी नहीं मिली है, इसलिए मुझे जाना होगा। और सपना का पति अपने ऑफिस के लिए चला गया। लेकिन सपना का देवर घर में ही था। वह सपना से बोला, आप परेशान मत होइए, मैं तो घर पर ही हूँ, आपको कोई भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। सपना को बड़ी हैरत हो रही थी कि उसका देवर उसे भाभी नहीं कह रहा था, बल्कि आप करके बात कर रहा था और उसे घूर घूर कर देख रहा था। सपना का पूरा दिन इसी सब सोच में गुजर गया। उसे अपने पति का व्यवहार बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन सपना की सास बहुत अच्छी थी। वह सपना का बहुत ख्याल रख रही थी। अब घर में बस सपना की सास और उसका देवर था और पति ऑफिस गया हुआ था। शाम को सपना ने सबके लिए खाना बनाया। उसके बाद सपना की सास और उसके देवर ने खाना खा लिया। सपना अपने पति का इंतजार कर रही थी, लेकिन वह काफी देर तक नहीं आया। रात के करीब 11 बज गए थे तो सपना के देवर ने सपना से आकर कहा, आप राजीव का कब तक इंतजार करेंगी? उसका कोई भी भरोसा नहीं है, वह कभी कभी काफी देर से आता है और कभी कभी वह ऑफिस में ही रुक जाता है
उसके ऑफिस में बहुत काम होता है। यह बात सुनने के बाद सपना बहुत उदास हो गई थी, क्योंकि अभी उसकी शादी को एक दिन भी नहीं हुआ था और उसके पति के पास उसके लिए जरा भी टाइम नहीं था। सपना ने बेमन से खाना खाया और अपने कमरे में चली गई। पति का इंतजार करते करते वह सो गई। जब वह गहरी नींद में पहुंच गई, तभी उसके कमरे में फिर से चहल पहल हुई। सपना को लगा कि उसका पति आ गया है। सपना ने जैसे ही लाइट जलाने की कोशिश की, उसके पति ने लाइट जलाने से मना कर दिया और उसके बाद उसने सपना को संभलने का मौका भी नहीं दिया और सपना को अपनी बाहों में लेकर उसे बेइंतहा प्यार करने लगा। सपना को यह बात बहुत अजीब लगी कि जो पति उससे दिन में बात भी नहीं करता, वह रात में उसे इतना प्यार करता है। लेकिन अभी उसकी नई नई शादी हुई थी, इसलिए वह ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहती थी और चुपचाप अपने पति के प्यार में खो गई। और सुबह जब उसकी आंख खुली तो फिर से उसका पति कमरे में मौजूद नहीं था। सपना तुरंत बाहर आई तो उसकी सास ने बताया, राजीव ऑफिस जा चुका है। सपना को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस घर में क्या चल रहा है। सपना को अब कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। सपना ने सोचा कि शायद वह ज्यादा सोच रही है और वह अपना मन घर के कामों में लगाने लगी। उसने घर की सफाई करना शुरू कर दी। सफाई करने के दौरान उसकी नज़र कोने में बने एक कमरे पर पड़ी, जिसके अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थीं। सपना ने जब उस कमरे के दरवाजे को खोलकर देखा तो अंदर का नजारा देखकर वह हैरान रह गई। अंदर एक औरत बैठी हुई थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और वह पागल सी लग रही थी। और तभी सपना की आंखों के सामने कुछ ऐसा आया जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सपना ने देखा कि उस कमरे में कोई और भी मौजूद था और वह कोई और नहीं बल्कि उसका पति राजीव था। राजीव उस औरत के पास आकर बैठा और उसे बाहों में लेकर प्यार करने लगा और प्यार से उसे संभालने लगा। अब सपना की तो सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। पहले उसने सोचा कि यह सब अपनी माँ को फोन करके बताए, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि उसकी माँ की तो आए दिन तबीयत खराब रहती है और अगर उन्हें यह सब पता चलेगा तो वह और परेशान हो जाएंगी। उस वक्त तो सपना दरवाजे को बंद करके वहां से चली आई। अब सपना यह सोच रही थी कि रात के अंधेरे में जो उसके कमरे में आता है, क्या वह उसका पति है या कोई और? वह आखिर उसे रोज लाइट क्यों नहीं जलाने देता है? सपना ने तय किया कि आज वह सब जानकर रहेगी और रात होते ही सपना ने सोने का नाटक शुरू कर दिया। जैसे ही कमरे में कोई आया और आकर उसके पास बैठा और उसे प्यार करने की शुरुआत करने लगा, तभी सपना ने कमरे की लाइट जला दी और लाइट जलते ही उसके सामने जो नजारा था, जो इंसान था, उसे देखकर सपना की आंखें फटी की फटी रह गईं। सपना ने देखा कि वह कोई और नहीं बल्कि उसका देवर था। सपना ने उसे धक्का मारा और कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे पति कहाँ हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुमने मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी कैसे की? तो वह बोला, सपना जी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? मैंने आपको कोई पहली बार हाथ तो नहीं लगाया। सपना ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? तो वह बोला, बीती 2 रातों से मैं ही तो आपके कमरे में आ रहा हूँ और आप मेरे साथ बहुत प्यार से अपना समय बिता रही हैं। फिर आज इतनी हैरानी क्यों दिख रही है? सपना ने कहा, यह कैसी बातें कर रहे हो तुम? मुझे तो लगा कि मेरे पति आते हैं। मेरी शादी तो राजीव के साथ हुई थी। तो वह बोला, हाँ, यह आप ठीक कह रही हैं कि आपकी शादी राजीव के साथ हुई थी, लेकिन आपकी रातें तो मेरे साथ बीत रही हैं। सपना को उसकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आया और उसने उसे धक्का देकर अलग हटाया और कमरे से बाहर निकल गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी उसकी सास और उसका पति भी निकलकर बाहर आ गए। सपना ने अपनी सास से कहा, यह सब आपके घर में क्या हो रहा है? मेरी शादी राजीव के साथ हुई थी, लेकिन मेरे कमरे में आपका छोटा बेटा प्रवीण आता है
और वह कह रहा है कि 2 रातों से वही मेरे कमरे में आता है। तो सपना की सास सपना से बोली, हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे कमरे में प्रवीण जाता है। सास की बात सुनकर सपना को बहुत अचंभा हुआ कि उन्हें इस सब के बारे में पता है। सपना ने अपने पति की तरफ देखा। वह चुपचाप खड़ा था। सपना ने उसके पास जाकर कहा, यह सब क्या है? बताइए। आपने तो मुझसे शादी की थी, फिर आपका भाई मेरे कमरे में क्यों आता है? और आपने उसे वहां क्यों आने दिया? वह कुछ भी नहीं बोल रहा था, चुपचाप खड़ा देख रहा था। सपना के सवालों के जवाब कोई भी नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद उस कमरे में जो पागल औरत रहती थी, वह भी निकल आई। उसे देखकर सपना बोली, यह औरत कौन है? और मैंने आपको इसके साथ देखा है। सपना की यह बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए कि आखिर सपना को यह सब कैसे पता चला। तो सपना ने बताया, वह जब सफाई कर रही थी तो उसे इस कमरे में कुछ आवाजें सुनाई दीं। जब उसने अंदर देखा तो राजीव उस औरत के साथ कमरे में मौजूद थे। सपना की काफी चीखने चिल्लाने के बाद उसकी सास ने जो सपना को सच बताया, उसे सुनकर तो सपना के कान ही सुन्न हो गए। उन्होंने सपना को बताया, हमारे दोनों बेटों की शादियां नहीं हो रही थीं, क्योंकि बड़ा वाला बेटा इस पागल लड़की से प्यार करता है और वह इसे छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि यह इसकी पहली पत्नी है और उसे इससे बहुत प्यार है। लेकिन उनके बच्चे नहीं हुए और बच्चे के गम में इसकी पत्नी पागल हो गई। इसे बहुत समझाया कि यह इसे छोड़ दे, लेकिन यह बात ही नहीं मानता। छोटे बेटे की आदतें ठीक नहीं थीं। एक बार एक लड़की के साथ इसने कुछ गलत हरकतें कर दीं। इसकी वजह से इसे 5 साल के लिए जेल हो गई थी और यह कुछ महीने पहले ही छूट कर आया है। मेरे भैया तुम्हारे घर के पास में रहते थे। मैंने उनसे कहा कि कुछ भी करके वह मेरे छोटे वाले लड़के की शादी करवा दें, जिससे उनके वंश आगे बढ़ सकें। तो भैया ने ही बताया कि उनके पड़ोस में एक लड़की रहती है। उसके पिता नहीं हैं और सिर्फ माँ है और एक छोटा भाई है। वह लोग हम पर बहुत विश्वास करते हैं, क्योंकि उनके परिवार में कोई भी उनका साथ नहीं देता है। तो हम लोग उनके परिवार के काम आए हैं। उन्हें अपनी लड़की के लिए जल्द से जल्द कोई अच्छा रिश्ता चाहिए। अगर तुम बताओ तो मैं उस लड़की से तुम्हारे बेटे की शादी की बात करूं। सपना की सास ने कहा, क्या वह मान जाएंगे एक ऐसे लड़के से शादी करने के लिए जो जेल में रहकर आया है? तो वह बोले, हम उसे सच नहीं बताएंगे। तुम तो यहाँ से बहुत दूर दूसरे राज्य में रहती हो। वह लोग तुम्हारे बारे में क्या ही जानते होंगे और क्या ही पता करेंगे। रही बात लड़के की जेल से आने की, तो तुम्हारी तरफ के जो बाराती होंगे उनसे यह बात लड़की वालों को पता लग सकती है। इसलिए तुम अपने बड़े बेटे की शादी उससे करवा दो। उसके बाद एक बार जब वह वहां पहुंच जाएगी तो अपने छोटे बेटे की शादी भी उससे ही करवा देना। अब तुम्हारे दोनों बेटों के लिए अलग अलग लड़कियां मिलना तो मुश्किल है, और वैसे भी एक लड़की तो पहले से ही तुम्हारे घर में है। वह तुम्हारे बड़े बेटे की पहली पत्नी है और वह तो उसे ही प्यार करता है। रही बात बच्चे की, तो बच्चा इससे हो जाएगा। दोनों बेटों का वंश यही बढ़ा देगी। लड़की कम पढ़ी लिखी है, पर सुंदर बहुत है, लेकिन उसे दुनियादारी की समझ नहीं है। डरा धमकाकर तुम उसे अपने घर में रोक सकती हो। घर में भी कोई ऐसा दबंग नहीं है जो तुम्हारे खिलाफ जाने की हिम्मत दिखा सके। और अगर आगे कुछ बात होगी तो मैं यहाँ उसकी माँ को समझा दूंगा। सपना की सास को यह बात अपने भैया की बहुत सही लगी। उन्हें लगा कि ऐसे तो उनके दोनों बेटों के वंश बढ़ जाएंगे। उसके बाद जल्दबाजी में शादी की तारीख निकलवाकर उन्होंने फटाफट से शादी करवा ली और सपना को यहाँ लेकर आ गए। उन्होंने सोचा तो यही था कि शादी की पहली रात राजीव भी तुम्हारे साथ बिताए, लेकिन उसकी पत्नी की तबीयत खराब हो गई। इस वजह से तुम्हारे पास नहीं आ पाया, इसलिए प्रवीण को तुम्हारे पास भेज दिया। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, सपना की सास बोली, हमने पंडित जी से बात कर ली है। वह जल्द ही तुम्हारी और प्रवीण की शादी करवा देंगे।
तुम इस घर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तुम आराम से यहाँ रहो। बस हमारे लड़कों को उनके वारिस दे दो। यह सब सुनकर सपना की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वह बेहोश होकर गिर पड़ती है। प्रवीण उसे कमरे में उठा कर लाता है। थोड़ी देर बाद जब सपना को होश आता है तो कमरे में कोई नहीं होता है। सपना अपनी माँ को फोन लगाती है और उन्हें सारी बात बताती है। उसकी माँ बहुत परेशान हो जाती है और तुरंत ही पड़ोस वाले अंकल के यहाँ जाती है। उन्हें सारी घटना बताती है और उनसे कहती है, आपने कैसी जगह पर मेरी बेटी की शादी करवा दी? उसकी तो जिंदगी ही खराब हो गई। आपने हमारे साथ धोखा किया है। मैं आपके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगी। और जैसे ही वह जाने लगी तो वह अंकल बोले, जरा मेरी बात तो सुन लीजिए। पुलिस में जाने से कोई भी फायदा नहीं है, बात और बिगड़ जाएगी। वह बोली, क्या मतलब है आपका? पड़ोसी अंकल बोले, देखिए सपना की माँ, आपको अपनी बेटी के लिए लड़का चाहिए था। आपके रिश्तेदारों में या आपकी नज़र में कोई लड़का था नहीं। आपके पास इतना पैसा भी नहीं था कि आप किसी अच्छे घर के लड़के से शादी कर सकें। और आपकी बेटी ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी और खुद से भी उसने किसी को पसंद नहीं किया था। वह भी शादी के लिए आप पर ही निर्भर थी। आपका बेटा भी छोटा था, वह भी जाकर कहीं से कोई ढंग का रिश्ता नहीं लाता। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर आपकी बेटी की बिना दहेज के शादी हो जाएगी। परिवार भी अच्छा है, ठीक ठाक पैसा है, आराम से रहेगी। बहुत से ऐसे आदमी भी हैं जिनकी दो दो शादियां हुई हैं, दो दो बीवियों के साथ वह आराम से रह रहे हैं। तो आपकी बेटी भी दो पतियों के साथ रहेगी, इसमें दिक्कत ही क्या है? अगर आप पुलिस में जाएंगी तो आपकी बेटी की जिंदगी खराब हो जाएगी। वह यहाँ वापस लौट आएगी। पढ़ी लिखी भी नहीं है ज्यादा, जो कोई ढंग की नौकरी कर ले। आपकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, पता नहीं कब क्या हो जाए। और एक तो आप गरीब हैं, आपके पास पैसा नहीं। दूसरा, एक बार जिसकी शादी हो चुकी उस लड़की की वैसे भी जल्दी शादी नहीं होती। तो सारी जिंदगी क्या वह अपने भाई पर बोझ बनकर रहेगी? और पता नहीं उसका भाई आगे चलकर उसे रखे कि न रखे। देखिए, आपकी बेटी की भलाई तो इसी में है कि वह वहां पर ही अपना गुजारा कर ले। और मेरी उन लोगों से बात हुई थी, वह आपकी बेटी की पढ़ाई में भी थोड़ी बहुत मदद कर देंगे। सपना की माँ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह अपने आप को कोस रही थी कि उन्होंने जल्दबाजी में बिना कुछ पता लगाए अपनी बेटी की शादी किसी अनजान जगह पर कर दी। और उसका नतीजा आज यह है कि उसकी बेटी और वह दोनों फंस चुकी हैं। वह सोचने लगी कि उनकी बेटी से दोबारा कौन शादी करेगा। न तो उनके पास पैसा है और न ही उनकी बेटी पढ़ी लिखी है। पहले ही उन्हें रिश्ता ढूंढने में बहुत दिक्कत हो रही थी, तो तलाकशुदा से तो और भी कोई जल्दी शादी नहीं करता। अगर उसे उन्होंने बुलवा लिया और उसका तलाक करवा दिया तो आगे उसकी जिंदगी कैसे गुजरेगी? इसलिए उन्हें भी अब यही सही लगने लगा कि सपना वहीं पर अपना गुजारा कर ले। राजीव और प्रवीण दोनों को अपना पति स्वीकार ले। सपना की माँ सपना को फोन करके समझाती है, देखो बेटा, अब जो हो गया सो हो गया। तुम इसी को अपना भाग्य मान लो और दोनों को अपना पति स्वीकार लो। तलाकशुदा से कोई भी जल्दी शादी नहीं करता है। और तुम तो जानती हो कि हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती। तो यहाँ भी कौन तुम्हारी जिम्मेदारी लेगा? सपना को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे यही लगता था कि शायद इस दुनिया में उसका अपना कोई भी नहीं है जो उसका ख्याल करे, उसके अच्छे बुरे के बारे में सोचे। सपना यह सब सोच ही रही थी कि तभी कमरे में राजीव आ जाता है और अंदर आकर वह कमरे का दरवाज़ा बंद कर देता है। राजीव को पहली बार अपने कमरे में देखकर सपना चौंक जाती है। राजीव अपने कपड़े उतारने लगता है। सपना के कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके हाथ पैर ढीले होने लगते हैं और वह सपना के पास आकर बैठ जाता है।
और सपना की तरफ देखता है और कहता है, ऐसे क्या देख रही हो? मैं तो तुम्हारा पति हूं, जिससे तुम्हारी शादी हुई है। जब तुम उसके साथ रात गुजार सकती हो, फिर मेरे साथ क्यों नहीं? मुझसे तो तुम्हारी शादी हुई है। सपना की आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी राजीव उसके करीब जाने लगा। सपना ने अपनी आंखें बंद कर लीं। थोड़ी देर बाद जब कोई हलचल नहीं हुई, तब सपना ने देखा तो राजीव वहीं बिस्तर पर लेटकर सो गया था। सपना बुरी तरह से परेशान हो गई थी। वह यही सोच रही थी कि आखिर उसकी किस्मत उसके साथ क्या खेल खेल रही है। और रोते रोते कब वह सो गई, उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब उठी तो राजीव सामने बैठा हुआ था। सपना को देखते ही बोला, खुल गई तुम्हारी नींद। उसके बाद उसने सपना से कहा, देखो सपना, कल मेरे करीब आने की वजह से तुम्हें तकलीफ हो रही थी, जबकि तुम्हारी शादी मेरे साथ हुई है। लेकिन तुम्हारे मन में मेरे लिए प्यार नहीं है। फिर मैं तुम्हारे साथ जिंदगी कैसे गुजार लूं? मेरे मन में भी तो तुम्हारे लिए प्यार नहीं है। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूं। रिश्ता सिर्फ शादी करने भर से नहीं बन जाता, जब तक उसे मन से स्वीकारा न जाए। और मैं तुम्हें और तुम मुझे कभी भी मन से स्वीकार नहीं कर पाओगी। मैंने यह शादी घरवालों की मजबूरी में की है। मैं अपनी पत्नी के साथ धोखा नहीं कर सकता, लेकिन घरवालों को वारिस चाहिए। इसलिए उन्होंने मुझे तुम्हारे कमरे में भेजा। इस कमरे से बाहर जाने पर अगर तुमसे कोई बीती रात के बारे में पूछे तो तुम यही बताना कि मेरा तुम्हारा रिश्ता बन चुका है। कुछ ही दिनों में तुम्हारी प्रवीण के साथ शादी हो जाएगी। उसके बाद मैं मौका देखकर यहाँ से अपनी पत्नी को लेकर भाग जाऊंगा और तुम आराम से इस घर में प्रवीण के साथ रहना। इस तरह से तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद होने से बच जाएगी, और मेरी भी, और मेरी पत्नी की भी। सपना राजीव की यह बात सुनकर जोर जोर से रोने लगी। राजीव ने उससे कहा, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं, लेकिन मैं बहुत मजबूर था। प्रवीण मुजरिम है, मैं जानता हूं, लेकिन अब वह पहले से सुधर गया है। तुम उसे समझ लेना तो वह शायद गलत रास्ते पर न जाए। उसके बाद राजीव कमरे से चला गया। सपना जब कमरे से बाहर निकली तो उसकी सास ने उससे पूछा, राजीव तुम्हारे कमरे में आया था? तो सपना ने कहा, हाँ। तो उसकी सास बहुत खुश हो गई। प्रवीण भी वहीं बैठा हुआ था और वह गुस्से से सपना को देख रहा था। तभी घर में पंडित जी आते हैं और बताते हैं कि 2 दिन के बाद प्रवीण और सपना की शादी का मुहूर्त है। 2 दिन के बाद घर में सादे तरीके से ही प्रवीण और सपना की शादी करवा दी जाती है। रात में अपने कमरे में सपना बैठी होती है, लेकिन कई घंटे बीतने के बाद भी प्रवीण कमरे में नहीं आता है। 3-4 घंटे के इंतजार करने के बाद प्रवीण कमरे में आता है तो सपना उससे पूछती है, आप इतनी देर कहाँ पर थे? तो वह सपना को बताता है, तुम कैसी औरत हो? तुम मेरे साथ भी और मेरे भाई के साथ भी। मुझे तो लगा था कि मेरे साथ समय बिताने के बाद तुम मुझसे प्यार करने लगी होगी। मैं तो तुमसे बहुत प्यार करने लगा था, लेकिन कल रात तुमने मेरा पूरा विश्वास ही तोड़ दिया। राजीव भाई के साथ तुमने। यह कहते कहते प्रवीण चुप हो गया और कमरे से बाहर निकल गया। प्रवीण जब कमरे से बाहर जा रहा था तो राजीव ने उसे देखा। वह उसके पीछे गया। घर के बाहर बने पार्क में प्रवीण जाकर बैठ गया और रोने लगा। राजीव ने उसके पास जाकर उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो उसने कहा, भाई, आप यहाँ से चले जाएं। मुझे आपसे और सपना से नफरत हो रही है। तो उन्होंने कहा, देखो, एक बार तुम मेरी बात सुन लो। अगर उसके बाद भी तुम्हें लगे कि मैंने कुछ गलत किया है तो तुम मुझसे नफरत कर सकते हो। प्रवीण ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। लेकिन राजीव ने अपनी बात कहना शुरू कर दिया। राजीव ने उसे बताया, उसने सपना के साथ कुछ भी नहीं किया है। वह तो सिर्फ अपनी माँ की खुशी के लिए कमरे में गया था और जाते ही सो गया था, और उसके बाद वह वापस आ गया। प्रवीण ने कहा, क्या आप सच बोल रहे हैं? तो राजीव बोला, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपनी पत्नी के साथ धोखा करूंगा? आज उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है।
मैं तब भी उसके साथ खड़ा हूँ। तो फिर मैं उसे धोखा कैसे दे सकता हूँ? और प्रवीण, मैं तुमसे भी यही कहूँगा कि तुम भी अपनी पत्नी को कभी धोखा मत देना। और आज रात मैं यह घर छोड़कर चला जाऊँगा। तुमसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि मुझे ढूंढने की ज़्यादा कोशिश मत करना। पुलिस में कंप्लेंट भी मत करना। माँ को झूठ बोल देना कि तुमने रिपोर्ट दर्ज करा दी है। लेकिन पुलिस को ढूंढने पर भी मैं मिला नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी चैन से जियो। और मैं भी। किसी भी औरत की जिंदगी सिर्फ इसलिए बर्बाद कर देना कि बच्चा नहीं हुआ, मुझे कहीं से भी सही नहीं लगता है। और झूठ बोलकर किसी से शादी करना, वह भी मुझे ठीक नहीं लगता। अगर हम लोगों ने वह किया जो माँ चाहती थी, तो सपना और मेरी पत्नी दोनों के साथ धोखा होगा। और यही एक ऐसा तरीका है जिससे हम चारों की जिंदगी यहाँ बर्बाद होने से बच सकती है। प्रवीण ने अपने भाई को गले लगा दिया और उसका भाई राजीव घर के पीछे वाले दरवाजे से अपनी पत्नी को लेकर घर से निकल गया। प्रवीण ने उन्हें अलविदा कहा और उसके बाद वह सपना के कमरे में आ गया। और कमरे में आकर उसने देखा कि सपना बुरी तरह से रो रही थी। उसने आते ही सपना को गले से लगा लिया और सपना ने जैसे ही कुछ कहना चाहा, उसने सपना से कहा, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। राजीव भाई ने मुझे सब कुछ बता दिया है और वह यहाँ से चले भी गए हैं। और अब तुम और मैं अपनी जिंदगी आराम से शुरू कर सकते हैं। राजीव भाई ने तुम्हें तलाक भी दे दिया है। उसके कागज उन्होंने मुझे दे दिए हैं। तुम भी इस पर साइन कर दो। प्रवीण ने सपना को तलाक के कागज दिए। सपना ने तुरंत ही उन पर साइन कर दिया। और अब राजीव और सपना पति पत्नी नहीं थे। प्रवीण ने सपना से कहा, मैंने पहले बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन मैं अब सुधर चुका हूं और तुमसे बहुत प्यार करता हूं और मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा। सपना ने भी प्रवीण से कहा, मैं भी आपके साथ पूरी वफादारी से रिश्ता निभाऊंगी। उसके बाद दोनों एक दूसरे के प्यार में खो गए। सुबह जब राजीव और उसकी पत्नी नहीं दिखे, तो प्रवीण की मां ने शोर मचाना शुरू कर दिया। प्रवीण ने उनके सामने यही दिखाया कि वह भी नहीं जानता कि वह लोग कहाँ गए हैं। उसके बाद प्रवीण यह कहकर घर से निकल गया कि वह पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखा देता है। और जब वापस लौटा तो उसने झूठ कह दिया कि वह पुलिस में रिपोर्ट लिखा आया है। कुछ दिन बीत गए, पर पुलिस की तरफ से जब कोई जवाब नहीं आया, तो प्रवीण ने पुलिस थाने जाने का बहाना बनाया और वहां से लौटकर आकर कहा कि पुलिस ने बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन भाई नहीं मिले। उसके बाद प्रवीण ने अपनी मां को समझाया, देखिए, अब उनके लिए जिंदगी भर रोने से कोई फायदा नहीं है। मैं तो हूं न यहाँ आपके लिए, और मैं और सपना आपके परिवार का वंश आगे बढ़ा देंगे। सपना की सास ने अपने आंसू पोंछ लिए और सपना से बोली, तू ही अब मेरी बहू है। जो मेरे परिवार को आगे नहीं बढ़ा सका, वह अब चाहे कहीं भी हो, मेरे लिए वह मर चुका है। सपना को अपनी सास की यह बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थीं, लेकिन उसने यही सोचा कि उन सब की जिंदगी के लिए यही सही है। और आज सपना की शादी के 4 साल पूरे हो चुके हैं और सपना का एक बेटा भी है और उसकी सास भी उससे खुश हैं। दोस्तों, शादी का फैसला एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला होता है। इसे करने से पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए, नहीं तो कई लड़कियों की जिंदगी खराब हो जाती है। और महिलाएं सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए नहीं हैं। अगर कोई महिला बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही है, तो इसलिए उसे अपमानित न करें, उसकी जिंदगी खराब न करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।